जेल की फसीलों पर पुलिस एहलकार चौकस खड़े थे। इर्द गिर्द के इलाकों की सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेस ने संभाली हुई थी। जेल के मरकजी दरवाजे पर न्यूज चैनल्स की दर्जनों सैटेलाइट वैन्स और सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ी मौजूद थे। लेकिन जेल के अंदर एकदम खामोशी थी, मौत की खामोशी। मगरिब की नमाज हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन डेथ सेल में एक बूढ़ा कैदी अब तक मुसल्ले पर मौजूद था। वो जानता था कि ये इसकी जिंदगी की आखिरी नमाजें हैं, इसलिए आराम आराम से देर तक मगरिब पढ़ता रहा। लेकिन फिर अचानक एक आवाज ने डेथ सेल पर छाई खामोशी तोड़ दी। जेल एहलकार ने सेल का दरवाजा खोला और कैदी को एक दूसरे कमरे में ले गया। जैसे ही कैदी दूसरे कमरे में पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कमरा इसके सारे घर वालों से भरा हुआ था। बीवी, बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां सब वहां मौजूद थे। बीवी और बेटियां गले लगकर रोने लगी, लेकिन बेटों की आंखें खुश्क थीं। शायद इसलिए कि वो अपने बाप के सामने अपना गम जाहिर नहीं करना चाहते थे। कुछ देर बाद 73 साल कैदी अपने घर वालों से मुखातिब हुआ। तुम जानते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी मौत के बाद हौसला मत हारना। हम सब की मुलाकात अब इंशाअल्लाह जन्नत में होगी। यूं ये आखिरी मुलाकात इख्तिताम को पहुंची। रात 12 बजे तारीख बदलते ही बूढ़े कैदी की आखिरी घड़ियां आ गईं। जेल का अमला उसे बुलाता है तो वो वकार के साथ फांसी घाट की तरफ चल पड़ता है। इनके कदम कमजोर थे मगर हौसला उस वक्त भी मजबूत था। सर पर टोपी, आंखों पर चश्मा और सुन्नत नबी से सजे चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान था। अगले चंद लम्हों में जरूरी खाना पूरी के बाद जल्लाद कैदी के गले में फंदा डालकर तख्ता खींच लेता है। 60 साल से जायद एक नजरिए की जद्दोजहद करने वाला बूढ़ा आज शायद पहली बार आराम की नींद सोया होगा। उस शख्स का नाम था मतीउर रहमानी निजामी और उसका जुर्म था इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाले पाकिस्तान से वफा। अपने मुल्क से वफा करने के इल्जाम में फंदे को गले लगाने वाले वो अकेले नहीं थे। ये दास्तान उन हजारों नौजवानों की है जिन्होंने हुब्बुल वतनी की कीमत अपने खून से अदा की। ये कहानी है वफा की, मोहब्बत की, कुर्बानी की। ये कहानी है मशरिकी पाकिस्तान में बनने वाली अल बदर की। हमारे लिए अल बदर की कहानी सुनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस कहानी ने हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे सवालात उठाए जो आज से पहले कभी नहीं आए थे। वफादारी रियासत के साथ होती है या नजरिए के साथ, या फिर जमीन के किसी टुकड़े के साथ? और सबसे बड़ा सवाल ये कि रियासत आखिर होती क्या है? इस 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूटे हुए 54 साल हो जाएंगे, मगर बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, दोनों मुल्कों के अवाम आज तक इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस साल का 16 दिसंबर जरा डिफरेंट है। आज 73 साला मतीउर रहमान निजामी को फांसी पर लटकाने वाली हसीना वाजिद को भी फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। सच कहते हैं वक्त बड़ा जालिम चीज है, अपना रूप बदलने पे देर नहीं लगाता। लेकिन ये भी सच है कि हर इंसान जब ताकत में होता है तो वक्त की इस खसलत को भूल जाता है। एक सच और भी है, और वो ये कि सच बहुत महंगा होता है और इसकी कीमत अक्सर केसेस, गिरफ्तारियों और सजाओं की सूरत में अदा करनी पड़ती है। रफ्तार पर अब तक पीका के काले कानून के तहत 3 FIR करवाई जा चुकी हैं और हम जानते हैं कि यह वक्त भी गुजर ही जाएगा। लेकिन मीनवाइल अगर आप रफ्तार को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आने वाले इस QR कोड को स्कैन कीजिए और हमारे पैट्रियन के मेंबर बन जाएं। चलें पाकिस्तान की तारीख के मुश्किल तरीन दौर में चलते हैं। ये कोई कहानी नहीं, कोई अफसाना नहीं, ये एक तारीख है। ऐसी सरजमीन की तारीख जहां नदियां और दरिया गुनगुनाते हैं, जहां पटसन की सुनहरी रेशों से ख्वाब बुने जाते हैं। ये वो धरती है जहां शाम का सूरज पानियों में उतरता है। ये खित्ता अजीब है, एक तरफ दिल मौसीकी की तान पर धड़कता है और दूसरी तरफ लोग अपने ईमान और अकीदे पर जान निछावर कर देने को तैयार मिलते हैं। ये तारीख है ऐसी जमीन की जिसे लोग सुनार देश कहते हैं। सुनार देश, सोने जैसी जमीन। मगर फरंगी राज के कैद
और आवाम की बेपनाह प्यास ने इस जमीन पर सियासी शऊर का ऐसा बीज बोया कि मज़ामत इसके मिजाज में आ गई और आज़ादी इसकी सांसों में रच बस गई। इसीलिए तो यहाँ के रहने वालों ने हजारों मील दूर खुद से बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर अलग अलग सरजमीन पर एक कलमे और एक नजरिए पर मुश्तरका वतन की बुनियाद रखी। लेकिन शायद ये इनके मिजाज की मज़ामत और हुर्रियत पसंदी ही थी जिसने सिर्फ 2 दिहाइयों बाद ही इस मुश्तरका वतन की बुनियादें हिला कर रख दी। The control and command of the people. दिसंबर 1970 आज़ादी के 23 साल बाद पाकिस्तानियों को पहली बार अपनी हुकूमत जीतने की आज़ादी दी गई। जो नताइज आए इससे वाज़े हो गया कि ये आज़ादी पहले क्यों नहीं दी गई थी। 13 साल की बराह रास्त तामीयत के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट का नापसंदीदा तरीन शख्स मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत चुका था। इलेक्शंस में क्या हुआ और इसके बाद किस तरह चंद लोगों की जिद ने पाकिस्तान को तोड़ा, ये सारी कहानियां हम आपको पहले ही रफ्तार पर सुना चुके हैं। पाकिस्तान की सियासी अशराफिया और ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के जहनों में एक ही खौफ था, जैसे आज किसी के खौफ से मुल्क के आईन, कानून, सियासत और मईशत सब चीज़ों को दांव पर लगाया जा चुका है। बिल्कुल वैसा ही खौफ। आम इंतखाबात के बाद सदर जनरल याहिया खान ने 13 फरवरी 1971 को कौमी असम्बली का पहला इजलास 3 मार्च को ढाका में बुलाने का ऐलान किया। ये इजलास आइन साजी की जानिब पहला कदम था। मशरकी पाकिस्तान में इस ऐलान से उम्मीद के दिए रोशन हुए, लेकिन ये रोशनी ज्यादा देर बरकरार न रह सकी। भुट्टो साहब ने मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर 2 टोक अल्फाज में कहा, जो ढाका जाएगा उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। ये भी कहा कि जो ढाका जाएगा 1 में टिकट पर जाए, यानी ढाका जाने वाला वापस नहीं आएगा। लड़ोगे, मरोगे, खुदा की कसम करोगे। ये धमकियां सियासी माहौल को और भी जहर आलूद कर गईं। भुट्टो साहब की इस धमकी के बावजूद मौलाना शाह अहमद नूरानी और मौलाना जफर अहमद अंसारी इजलास में शिरकत के लिए ढाका पहुंचे, लेकिन भुट्टो के दबाव और शदीद सियासी खींचातानी के नतीजे में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याहिया खान पीठ दिखा गए। उन्होंने असेंबली इजलास शेड्यूल से महज 2 दिन कबल यानी 1 मार्च को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। ये रेडियो पाकिस्तान है, अहम ऐलान सुनिए। सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद यही खान के हुक्म पर यह इत्तला दी जाती है कि कौमी असम्बली का पहला इजलास जो 3 मार्च को ढाका में होना था, फिलहाल मुलतवी किया जाता है। रेडियो पाकिस्तान से नशर होने वाले इस ऐलान को मशरिकी पाकिस्तान की आवाम ने अपने मैंडेट की तौहीन और अपने खिलाफ ऐलान जंग समझा और यूं 20 साल से सुलगती हुई महरूमियों की चिंगारी बिलाखिर शोलों में बदल गई। असेंबली इजलास के इल्तवा की खबर जंगल की आग की तरह मशरिकी पाकिस्तान में फैल गई। 1 मार्च को रात ही को पूरे सूबे में बलवे फूट पड़े। एहतजाजी मुजाहिरे, तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। इस अफरा तफरी का सबसे आसान टारगेट बने वो लोग जो आज खुद इस सरजमीन पर अकलियत थे, यानी मशरिकी पाकिस्तान में मुकीम लाखों बिहारी। बिहारी वो लोग थे जो हिजरत के बाद भारतीय रियासत से हिजरत करके मशरिकी पाकिस्तान आए। लसानी और सियासी तकसीम की पहली चोट इन्हीं बिहारियों पर पड़ी और खूब पड़ी। शेख साहब ने एक जलसे से ख़िताब किया कुछ दिनों के बाद, और आप समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, जज्बाती हो रहे थे बहुत, और उन्होंने पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़, याहिया खान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, हर एक के ख़िलाफ़ खूब उन्होंने बातें की। और उनके जो कारकुन थे, बदकिस्मती की बात यह है वो भी थे और उसमें कुछ और एलिमेंट्स भी होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते, हो सकता है रॉ बैग्ड लोग हों, बल्कि कई लोग तो कहते हैं, ये उनके पास सबूत भी थे कि हाँ भाई ये रॉ के लोग थे जिन्होंने जो इन्फिल्ट्रेट कर गए। उन्होंने क्या किया कि बिहारियों को मारना शुरू कर दिया। बिहारी पुरसुकून शहरी थे, बहुत थोड़े से थे, 7 करोड़ की आबादी में 15 लाख की आबादी थी बिहारियों की। उनके घर जला दिए, उनके औरतों को रेप किया, कुछ फ़ौजियों को ही मारा। अब जाहिर है कि इस सूरत हाल के बाद और हालात ख़राब हो गए। 26 मार्च को ढाका में जनरल याहिया, भुट्टो और मुजीब आमने सामने बैठकर मसला हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। इसके बावजूद ढाका से वापसी से कबल भुट्टो साहब वो तारीखी बयान देते हैं कि खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। भुट्टो तो ढाका से इस्लामाबाद वापस आ गए, लेकिन वहाँ बंगाली नौजवान और अवामी लीग के जत्थे मगरबी पाकिस्तान की अशराफिया के फैसलों का गुस्सा मासूम बिहारियों पर निकालने लगे। तसव्वुर करें, 6 करोड़ के लगभग बंगाली और सिर्फ 15 से 20 लाख बिहारी। ढाका, चिटागांग, रंगपुर, मेमन सिंह, खुलना, राजशाही में बिहारियों की बस्तियों में खून की होली शुरू हो गई। सड़कों पर राह चलते बिहारियों पर कयामत ढाई जाने लगी।
दिनाजपुर, संताहार और पक्से में वहशत का राज था। हजारों बिहारी गाजर मूली की तरह काट दिए गए। खवातीन की इज्जतें पामाल की गईं। नफरत की आग में जलते हुए दरिंदों ने मासूम बिहारी बच्चों को आग में झोंक दिया। यानी बिहारियों का प्रॉपर जेनोसाइड किया गया। अप्रैल के महीने में कम से कम 2-2.5 लाख बिहारियों को मार दिया गया। अप्रैल के महीने में। अब आप यानी बांग्लादेश गवर्नमेंट वहाँ बनी और यहाँ पर बिहारियों का कत्ले आम शुरू कर दिया। औरतों का रेप, बच्चों का कत्ल, बूढ़ों का कत्ल। उसके नतीजे में ज़ाहिर है फिर फौज ने आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर करना शुरू किया। लाठी, गोलियां, आतिशजनी, शहर दर शहर आग फैलती गई। ढाका से हजारों मील दूर रावलपिंडी में मौजूद GHQ में फैसला साजों को मशरकी पाकिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की ठोस इंटेलिजेंस इत्तलात थी। उन्हें मालूम था कि मगरबी बंगाल, असम और तरीपुरा में भारतीय फौज से तरबियत याफ्ता हजारों बंगाली नौजवान गोरिल्ला जंग की तरबियत के मरहले से गुजरकर वापस आ चुके थे। उन नौजवानों को सिर्फ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और भारतीय फौज की ईस्टर्न कमान के इशारे का इंतजार था। आर्मी जानती थी कि अवामी लीग की डोरे कौन हिला रहा है। ऐसे में रियासत की रेट कायम रखने, बगावत को कुचलने और जुग्राफिया की हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने मशरकी पाकिस्तान में डिसाइसिव एक्शन का फैसला किया। एक जानिब इंतहा पसंद नजरियात रखने वाले फौज के ये हॉक्स थे और दूसरी तरफ इसी फौज में जनरल साहबजादा याकूब खान जैसे मोतदल इंसान। जनरल याकूब मशरकी पाकिस्तान में गवर्नर और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तैनात थे, लेकिन उन्होंने फौजी एक्शन की खुलकर मुखालिफत की। वो इस कार्रवाई का नतीजा जानते थे। वो अपने जमीन पर लाखों जानों का बोझ नहीं डालना चाहते थे। जनरल होते हुए भी उन्होंने खुलकर कहा कि इक्तिदार अवामी लीग के सुपुर्द करो। Oh, nobody can stop it. Autonomy of East Pakistan? Autonomy? Oh, definitely. Who can stop my autonomy? More than that. More than autonomy. No question of this and that. I want my rights. Emancipation. I want my emancipation. I want that. I want to live like a free citizen of a free country. जनरल याकूब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह ली जनरल टिक्का खान ने, जिन्हें तारीख आज बुचर ऑफ बंगाल के नाम से याद करती है। यकम मार्च को शुरू होने वाले फसादात को काबू करने के लिए 25 मार्च की रात चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याहिया खान ने कार्रवाई की मंजूरी दी और उसी रात शुरू हुआ ऑपरेशन सरलाइट। ऑपरेशन के मेमार और उस वक्त के फौजी सरबरा जनरल अब्दुल हमीद खान ने ऑपरेशन की कमान मशरकी पाकिस्तान के कमांडर जनरल टिक्का खान को सौंपी और उनको फ्री हैंड दे दिया। जनरल टिक्का ने कमांड्स को वाज़ेह अहकामात दिए थे कि मजीद मुज़ाकरात या कोई रियायत नहीं। आई वॉन्ट द लैंड एंड नॉट द पीपल। इस हुक्म के तहत अमन और अमान कायम करने के लिए बेरहमी के साथ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को मशरकी पाकिस्तान से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल कर दिया गया। अवामी लीग का नर्व सेंटर समझी जाने वाली ढाका यूनिवर्सिटी में एक्शन हुआ। रेडियो पाकिस्तान के ढाका स्टेशन समेत कम्युनिकेशन के तमाम मराकज़ फौज के कंट्रोल में आ गए। चिटागांग, रंगपुर, सिलहट और दूसरे बड़े जिला भी फौजी दस्तों के मुहासरे में आ गए। लेकिन खौफनाक बात यह कि जिस वक्त ऑपरेशन लॉन्च हुआ उसी वक्त पूरे मशरकी पाकिस्तान में, जी हाँ, 6 करोड़ अफराद वाले मशरकी पाकिस्तान में सिर्फ 50,000 पाकिस्तानी फौजी मौजूद थे और इनमें भी लड़ाका फौजियों यानी अफेक्टिव ट्रूप्स की तादाद 10,000 थी, यानी सिर्फ एक डिवीजन। इस कमजोर पोजीशन के बावजूद ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन यही मिसकैलकुलेशन हो गई। ऑपरेशन शुरू होते ही पाकिस्तान आर्मी पर पहला वार पीठ से हुआ। बंगाली जवानों पर मुश्तमिल ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के कमांडेंट मेजर जनरल ज़ियाउर रहमान ने बगावत कर दी। उसी दिन रेडियो पर बांग्लादेश के कयाम का ऐलान कर दिया गया। इस तरह देखा जाए तो हकीकत में बांग्लादेश का बानी शेख मुजीब नहीं, मेजर जिया था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से पास आउट करने वाला मेजर जिया। ज़ियाउर रहमान ने बागी फौजियों को पाक आर्मी पर हमलों का हुक्म दिया और उसी के हुक्म पर चिटागांग में हमला करके पाक आर्मी के एरिया कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जंजुआ और इनके साथ मौजूद फौजियों को शहीद कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की गद्दारी आर्मी के लिए बड़ा धचका थी। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स असल में बॉर्डर सिक्योरिटी की फोर्सेस थी। इनकी गद्दारी के साथ ही अवामी लीग ने भी मुसल्ला बगावत का बाकायदा ऐलान कर दिया और मैदान में उतारा मुक्ति बाहिनी को। मुक्ति बाहिनी यानी सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स।
जो लोग ये समझते हैं कि बांग्लादेश बना है 16 दिसंबर को, उनको गलत फहमी है। देखिए, बांग्लादेश तो बन गया था 23 मार्च 1971 को फौजी ऑपरेशन से पहले, क्योंकि हमारी फैमिली वहाँ थी, हम सैदपुर में थे। आप हैरान होंगे कि ढाका में, चट्टागांग में, सिलहट में, रंगपुर में कहीं पर भी पाकिस्तान का कौमी परचम नहीं लहराया जा सका था। 23 मार्च 1971 को फौजी ऑपरेशन नहीं हुआ था, लेकिन मुल्क के किसी भी हिस्से में, मशरक़ी पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में सिवाय सैदपुर के और कैंटोनमेंट्स के, पाकिस्तान का कौमी परचम नहीं लहराने दिया गया था। इसका मतलब यह है कि मुल्क टूट चुका था, ये मुल्क टूटने के हालात पैदा हो गए थे। बंगाली नौजवान खुल्लम खुल्ला भारत जाकर गोरीला जंग की तरबियत लेने लगे। ये नौजवान भारत जाते असलहा चलाने, बम बनाने, तंसीबात को उड़ाने, रेकी और इंटेलिजेंस गैदरिंग की ट्रेनिंग लेते और वापस आकर आग और खून का खेल खेलते। यही वो वक्त था जब हर शख्स के पास एक इंतखाब था कि उसे किस तरफ खड़ा होना है, कौन सा अलम उठाना है, कौन सी पहचान निभानी है। यही वो लम्हे थे जब मशरकी पाकिस्तान में दो मुतवाजी कुव्वतें उभरी। एक तरफ मुक्ति बाहिनी, जिसे भारत की तरबियत, लॉजिस्टिक, ठिकाने और मिलिट्री की मदद हासिल थी, तो दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले बंगाली और बिहारी नौजवान, मदरसों के तलबा और मजहबी तंजीमों के कारकुन। इसी माहौल में, इसी कशमकश में सामने आए दो नाम, अल शम्स और अल बदर। अल शम्स आम रज़ाकार फोर्स थी, लेकिन अल बदर क्या थी? मशरकी पाकिस्तान में इस्लामी जलमियत तलबा की शाख। इस्लामी छात्र संघा बरसों पहले यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में मजबूत कदम रख चुकी थी। ये नौजवान सिर्फ नजरियाती ही नहीं, तंजीमी लिहाज से भी इंतहाई मुनज़्ज़म थे। अवामी लीग ने ढाका यूनिवर्सिटी को अपना नर्व सेंटर बनाया तो जमीयत के ये लड़के ही थे जो सबसे पहले निशाना बने। लेकिन वो भागे नहीं, डट गए। इन्होंने फैसला किया कि अगर मुल्क जल रहा हो तो तमाशाई नहीं बनेंगे। इन नौजवानों पर कुछ हलकों ने रियासत का हथियार बनने का इल्जाम आयद किया। हत्ता कि जमाते इस्लामी की मुखालिफत में कुछ हलके इस हद तक बढ़ गए कि अल बदर के नौजवानों पर रेप और कत्ल व गारतगरी के इल्जाम तक लगा डाले। लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है, कसूर किसका था और कुर्बानी किसने दी? ये सब वो सवालात हैं जिसका जवाब हम इसी डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्से में तलाश करेंगे, जहां हम खोलेंगे अल बदर की मुकम्मल कहानी, लेकिन गैर जानिबदारी के साथ। जैसा कि आपको बताया गया कि ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की बगावत और मुक्ति बाहिनी लॉन्च होने के बाद पाकिस्तानी फौज मशरकी पाकिस्तान में मुकम्मल अजनबी बन चुकी थी। जरा तसव्वुर तो करें, जिस मशरकी पाकिस्तान ने करारदाद पाकिस्तान पेश की, इसी पाकिस्तान में 1971 को 23 मार्च पर पाकिस्तानी परचम के बजाय एक अलहदा वतन का झंडा बुलंद कर दिया गया। जी जनाब, यौम पाकिस्तान पर शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह समेत अहम सरकारी इमारतों पर बांग्लादेशी परचम लहराकर पाकिस्तान से नफरत का इजहार किया गया। उस दिन सिर्फ कंटोनमेंट के इलाकों में सब्ज परचम लहराए गए। नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र आर्मी ने महसूस किया कि गेम में वापसी और मशरकी पाकिस्तान में दोबारा कदम जमाने के लिए मुकामी अफराद की मदद नागजीर है, जो मुक्ति बाहिनी की सरगर्मियों, इसके कारिंदों और इनके ठिकानों के बारे में इंटेलिजेंस इत्तलात फराहम कर सके। फौजी मनसूबा साजों के नजदीक ये मकसद जमीयत से बेहतर कोई पूरा नहीं कर सकता था। जमात इस्लामी अगरचे शेख मुजीब के 6 नुकात की सख्त मुखालिफ थी, लेकिन फरवरी 1971 तक मौलाना मौदूदी का मौक़िफ़ था कि इक़्तिदार इलेक्शन जीतने वाली जमात यानी अवामी लीग को ही सौंपा जाए और 6 निकात का फैसला पार्लियामान पर छोड़ दिया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जंग में सबसे पहला कत्ल सच का होता है। 25 और 26 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ तो एक खास हुक्मनामे के तहत ढाका की खबरें मगरबी पाकिस्तान से शाया करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सहाफ़ियों को मशरकी पाकिस्तान से निकाल बाहर किया गया। मगरबी पाकिस्तान के प्रेस को सिर्फ वही कुछ छापने का हुक्म हुआ जिसे फौज ने भीतर जाना, जबकि इससे कबल ही यानी 10 मार्च को मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान मवासलाती राब्ते काटे जा चुके थे। बंगाल के हालात पर आयरन कर्टन के बाइस पाकिस्तानी अवाम और यहाँ के सियासतदानों को बंगाल के ज़मीनी हकायक का कुछ भी अंदाज़ा ना हुआ। वो बस ये जानते थे कि अवामी लीग मुल्क तोड़ने और भारत की मदद से तकरीबी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इन्हें बताया जाता कि पाकिस्तानी फौज वहाँ बगावत कुचल रही है और भारतीय एजेंडों के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए हैं। गोया पाकिस्तानी अखबारात में हैप्पी आवर्स चल रहे थे। इस लाइल्मी के बाइस जमात इस्लामी ने मशरकी पाकिस्तान में फौज का साथ देने का फैसला किया, लेकिन साफ बता दिया कि किसी भी अस्करी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना जाएगा। यानी दिसंबर में अवामी लीग को इक़्तिदार सौंपने की हामी जमात इस्लामी लाइल्मी के बाइस
फौजी एक्शन की हामी बन गई। इसी फैसले की रोशनी में जमाते इस्लामी के स्टूडेंट विंग यानी जमीयत के कारकुनों ने मशरिकी पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी के मुकाबले पर फौज से ताउन का आगाज किया। इस्लामी छात्र संघ के बिहारी और बंगाली नौजवानों ने इस सारे अमल में हिस्सा डाला। इब्तिदा में ये नौजवान सिर्फ फौज के लिए मुखबरियां करते, वो बताते कि किस गली में क्या सरगर्मियां हैं, कौन मुक्ति बाहिनी से मुंसलिक है, किस घर में असला छुपा है, फौजी कार्रवाइयों के लिए कौन सा रास्ता खतरनाक होगा। अजनबी या यूं कहें कि हॉस्टल एनवायरनमेंट में इतना कुछ भी पाकिस्तानी फौज के लिए किसी ठंडी हवा के झोंके से कम न था। ये नौजवान छोटे छोटे ग्रुप्स में रातों को निगरानी करते, मशकूक सरगर्मियों की रिपोर्ट देते। अगले 15-20 दिन भी यूं ही गुजरे, यानी मुक्ति बाहिनी गोरीला जंग करती रही, फौज पर घात लगाकर हमले किए जाते रहे। दूसरी तरफ फौज की कार्रवाइयां भी जारी रही। अप्रैल की 7 या 8 तारीख होगी जब शेख मुजीब के करीबी साथी ताजुद्दीन अहमद और अमीरुल इस्लाम की नई दिल्ली में इंदिरा गांधी से मुलाकात करवाई गई। इस मुलाकात में भारतीय वजीर आजम ने इन दोनों को बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के कयाम पर उकसाया। इस मुलाकात में इंदिरा गांधी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के उस वक्त के डीजी KF रुस्तम जी को 2 हिदायत दी। पहली ये कि हलफ बर्दारी के लिए बैनुल अक़वामी मीडिया को तैयार करें, और दूसरी हलफ बर्दारी भारत के बजाय बागियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाके में की जाए। इस मकसद के लिए अवामी लीग को मुकम्मल लॉजिस्टिक और मिलिट्री सपोर्ट फराहम की जाए। इस घनौने मंसूबे पर अमल के लिए कलकत्ता से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर मशरकी पाकिस्तान के शहर बेदिया नाथल का इंतखाब हुआ। 17 अप्रैल को कलकत्ता से 5 दर्जन से जायद गाड़ियां भरकर सहाफ़ी और अवामी लीग के रहनुमाओं को बेदिया नाथल ले जाया गया। इसी दौरान फिजा में भारतीय तैयारे गश्त करते रहे। यही नजरुल इस्लाम ने सबसे पहले बांग्लादेश के सदर के ओहदे का हलफ लिया और बांग्लादेश का परचम लहराया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर नज्म आम्र शूनर बंगला बांग्लादेश का कौमी तराना ठहरा। BBC के मुताबिक जिला वतन हुकूमत ने पहला ऐलान बेदिया नाथल का नाम बदलकर मुजीब नगर रखा। अवामी लीग के इस एक्शन के बाद वापसी का कोई रास्ता बाकी न बचा। अल-बदर के नौजवान पाक फौज को गैर फौजी सपोर्ट फराहम कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश के ऐलान ने इनको भी खुलकर एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया और इन्होंने मुक्ति बाहिनी के खिलाफ खुद भी हथियार उठाने का फैसला किया। इन नौजवानों को अब तक तो होम्योपैथिक किस्म की तरबियत दी गई थी, लेकिन अब हल्के हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने लगे। बलोच रेजिमेंट के मेजर रियाज हुसैन मलिक नौजवानों का इंतखाब करते, उन्हें क्रैश कोर्सेज करवाते। चंद दिनों की इस ट्रेनिंग के बाद पहला ग्रुप तैयार हो गया। ईस्ट पाकिस्तान में जब मैं गया तो वहाँ मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट जब मुझे नज़र आई कि देखा कि कितने अजीम लोग, कितने वफादार लोग, कितने ज़बरदस्त मोमिन लोग, क्योंकि ऐसे क्यों हैं, उस तजस्सुस ने मुझे इनकी तरफ खींचा और ये मेरा पहला राब्ता था। और फिर पहले इम्तिहान की घड़ी आ गई। अल-बदर को मेमन सिंह के इलाके जमालपुर में मुक्ति बाहिनी के खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का टास्क सौंपा गया। ये कार्रवाई तवक्को से ज्यादा कामयाब रही। यहाँ मुक्ति बाहिनी के गोरीले मारे गए या भाग निकले। इलाके में अमन कायम हुआ तो पाकिस्तान के हामी मुकामी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिला। कामयाब आजमाइश से पाकिस्तानी फौज के अफसरान को यकीन हो गया कि ये नौजवान तो मुस्तकबिल में मजीद माउन साबित हो सकते हैं। जमालपुर मॉडल की कामयाबी के बाद मेजर रियाज हुसैन मलिक को टास्क मिला कि इन नौजवानों को मजीद मुनज़्ज़म किया जाए। इन नौजवानों के प्लाटून्स बनने लगे। इन्हें सब मशीन गन्स, लाइट मशीन गन्स, हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल करने की तरबियत दी जाने लगी। इंटेलिजेंस गैदरिंग, घात लगाकर हमले या एम्बुश के लिए ट्रेन किया जाने लगा। इस दौरान एक जानिब मशरिकी पाकिस्तान में मारा मारी चलती रही तो दूसरी जानिब अल-बदर की ट्रेनिंग। अगस्त आते आते मुक्ति बाहिनी की कार्रवाइयां भी इंतहाई तेज हो गई। पुल, रेलवे लाइन, सरकारी दफातर धमाकों से उड़ाए जाने लगे। अवामी लीग के नजरियाती मुखालिफिन की टारगेट किलिंग आम हो गई। सितंबर में फौज ने अपनी काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स बदलने का फैसला किया। फौज ने इस नई हिकमत अमली के तहत मुक्ति बाहिनी और अवामी लीग की नजरियाती नर्सरी और ऑपरेशनल एसेट्स को टारगेट करने का फैसला किया, यानी मखसूस शख्सियात की टारगेट किलिंग। फैसला हुआ कि अब मुल्क भर के अहम मुकामात पर चेक पॉइंट्स कायम करके अचानक सर्चिंग की जाएगी ताकि रियासत के रेट का एहसास हो।
उधर चंद ही हफ्तों में अलबदर के रजाकार एक डिसिप्लिन का हिस्सा बन गए। जरा ठहरे, यहाँ सवाल उठता है कि अलबदर का मरकजी कमांडर कौन था? तो जवाब है कोई नहीं। अब यहाँ अगर आपको बात जरा दिमाग खोलकर समझना होगी। चूंकि अलबदर ने इस्लामी छात्रों सिंगा के वतन से जन्म लिया था, इसलिए एक तासुर है कि छात्रों के सदर इसके कमांडर होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी के आगाज में जिस बूढ़े शख्स की फांसी का जिक्र हुआ है, वही मतीउर रहमान निजामी उस वक्त छात्रों सिंगा के नाज़िम आला या मरकजी सदर थे। लेकिन नौजवान मतीउर रहमान निजामी का अलबदर की मरकजी ऑपरेशनल कमांड से कोई ताल्लुक ना था। वो महज छात्रों सिंगा के तंजीमी उमूर के निगरान थे। जुलुमे भरा अविश्वास ত্রাণকর্তার অপেক্ষায় আছে। বাংলাদেশের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষও মুক্তির প্রহর গুনছে। এই মুক্তি একটি সফল ইসলামী সমাজ বিপ্লব ছাড়া সম্ভব নয়। अलबदर की तश्कील पाकिस्तानी फौज का दुरुस्त फैसला था या गलत? आगे के हालात जानने के बाद ये फैसला आप खुद कर सकेंगे। पूरे मशरकी पाकिस्तान में अलबदर के जाबाजों की तादाद कितनी थी ये किसी को नहीं मालूम। चूंकि ये एक गैर फौजी तंजीम थी, इसलिए इसका ज्यादा रिकॉर्ड नहीं रखा गया, और जो थोड़ा बहुत दस्तावेजी रिकॉर्ड था वो भी सरेंडर के बाद बच न पाया। लेकिन तमाम हम असर तारीखदान और सहाफ़ी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये तादाद कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12,000 थी, और इन 12,000 का मुकाबला था मुक्ति बाहिनी के साथ। और आप जानते हैं मुक्ति योद्धा की तादाद कितनी थी? 3 लाख। 3 लाख बागी, जिन्हें भारत की मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल थी, जबकि भारतीय फौजी भी सिविलियंस के रूप में मशरकी पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयां खुल्लम खुल्ला कर रहे थे। एक तरफ 3 लाख मुक्ति योद्धा और दूसरी तरफ 12,000 अलबदर के नौजवान। ज़मीनी अकाय के मुताबिक पाक आर्मी की नई स्ट्रेटेजी और अलबदर का लॉन्च भी नाकामी से 2-4 था। Major Shafat, how large an area do you control here? I'm holding an area approximately 450 square miles. मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ये काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटेजी भी काम न आई और शहरी तंसीबात पर हमले बढ़ते गए। जो हालात खराब हुए, पाक आर्मी के ऑपरेशंस भी कम होते गए। जो काम सियासी मसलहत से मुमकिन था, वो अब फौजी ताकत से भी नामुमकिन हो चुका था। और इसी यकीनी नाकामी को टालने के लिए पाकिस्तान ने एक और जुआ खेलने का फैसला किया। क़याम पाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तानी फौज के फैसला साजों ने ढाका को भारत से बचाने के लिए एक डॉक्ट्राइन बनाई थी, डिफेंस ऑफ द ईस्ट लाइज इन द वेस्ट। यानी मशरिकी पाकिस्तान का दिफा करना है तो भारत को मगरिबी बॉर्डर पर उलझा कर रखो। 1971 में जब पाकिस्तान मशरिकी पाकिस्तान में फंस चुका, तो आखिरी इलाज के तौर पर इसी डॉक्ट्राइन को आजमाने का फैसला हुआ। Well, I can't help people criticizing. The point is, my government and my people are at it the whole time. My job is to get on with the work and forget the criticism. 3 दिसंबर की सर्द शाम सरगोदा, मसरूर, चकलाला, मुनीर, शोरकोट और पेशावर एयरबेस से पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ों ने एक साथ उड़ान भरी और इनका टारगेट था इंडिया। चंद मिनटों में इन तैयारों ने पठानकोट, अंबाला, श्रीनगर, उधमपुर, जोधपुर, पलवारा और आगरा में भारतीय फ़िज़ाइया के एयर बेसिस और रेडार स्टेशंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऐलान जंग था, जिसे ऑपरेशन चंगेज़ खान का नाम दिया गया। इस हमले के 2 मकासद थे। पहला, भारत को सरप्राइज देकर इसकी फिजाइया को मफलूज कर देना। दूसरा, मगरबी पाकिस्तान का फ्रंट खोलकर भारत की तवज्जो मशरिकी पाकिस्तान से हटाना। चुनाचा इस हमले के बाद रात 11 बजे भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। सब राजनीतिक दल और सब नागरिक इस समय एक हैं। सबका संकल्प है कि इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए।
ऑपरेशन चंगेज खान से भारत को कितना नुकसान हुआ ये एक अलग बहस है, लेकिन इसका असर ये हुआ कि भारत को मशरकी पाकिस्तान में खुलकर फौज भेजने का मौका मिल गया। 7 दिसंबर को भारत ने ढाका में पहला बाकायदा फिजाई हमला किया। और 2 दिन बाद ढाका, चिटागांग, राजशाही, मीमन सिंह, खुलना में जमीनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। हर गुजरते घंटे के साथ इस जंग का नतीजा भी हर किसी के सामने वाज़ेह होता जा रहा था। जंग के पहले हफ्ते के इख्तिताम के साथ ही पिंडी के पास तमाम मिलिट्री ऑप्शंस भी खत्म हो गए। जनरल रियाजी ने 14 दिसंबर को यहिया खान को पैगाम भिजवा दिया कि हम मजीद नहीं लड़ सकते, लेकिन उस वक्त तक ये खबर पब्लिक नहीं हुई थी। और फिर उसी रात एक हौलनाक वाकया हुआ, एक ऐसा वाकया जिसे आप ईस्ट पाकिस्तान का EPS कह सकते हैं। सिचुएशन कुछ यूं थी कि मार्च के महीने से ही ढाका यूनिवर्सिटी मज़ामती तहरीक का मरकज बन चुकी थी। सुबह शाम हर वक्त यहाँ अवामी लीग की हिमायतियों का रश लगा रहता। 14 दिसंबर की ऐसी ही एक शाम यूनिवर्सिटी पर मुसल्लह जत्थों ने हमला कर दिया और फिर कैंप्स पर मौजूद सैकड़ों स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, सहाफ़ियों और इंटेलेक्चुअल्स को कमरे में बंद करके ज़बह करना शुरू कर दिया। जब कत्लेआम खत्म हुआ तो ढाका यूनिवर्सिटी एक स्लॉटर हाउस में बदल चुकी थी। ईस्ट पाकिस्तान के दर्जनों बेस्ट माइंड्स उनमें लथपथ पड़े थे। We'll have to take revenge on these people. Everyone. Each and every of them. Is that wise now? Oh yes. Blood for blood. Violence is the creed. We have won this. We have won this because of violence. No constitutional movement. Violence is the only answer. अवामी लीग ने इस कार्रवाई को बंगाली आवाम के नजरियाती कत्ल का नाम दिया और इस कार्रवाई का इल्जाम लगाया अल बदर पर। अल बदर ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और इसे रॉक ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। ढाका के पिल्टन ग्राउंड में हथियार डालने की तकरीब हुई। सरेंडर के बाद जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी फौजी तो जनीवा कन्वेंशन की छतरी तले आ गए, लेकिन अल बदर के नौजवानों के लिए कोई जाए पनाह ना बची। हमारे पास 303 था, वो कौन सा राइफल, बहुत ज़बरदस्त राइफल थे। और इंडियन फोर्स के पास इतने बड़े रशियन टॉमी गन थे, एक फायर में 28 गोली मारते थे वो, कि एक मारो फिर दूसरे फिर करो, इस तरह से टाइम वेस्ट होता है ना। जब फौज सरेंडर कर चुकी है तो फिर हम क्या कर सकते थे, अल बदर क्या कर सकते थे। फौज को तो चले POW कहते हैं क्या, जिनको उनको लेके आ गए ये लोग, लेकिन जो वहाँ बाद में जो अल बदर के साथ जो जुल्म हुआ है ना, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उस जुल्म का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप जो अल बदर के लड़कों को, बंगालियों ने, यानी यकीन मैं एक मिसाल देता हूँ, तो उनके जिस्म के खाल को छीला गया और मिर्ची नमक डाल के उनको धूप में छोड़ दिया गया। आप सोचिए कितने बड़ा जुल्म है। सकूत ढाका के साथ ही अल बदर तंजीम तो तहलील हो गई, लेकिन अल बदर के नौजवानों की मुश्किलात का ऐसा दौर शुरू हुआ जो अगली निस्फ सदी तक भी जारी रहा। 16 दिसंबर के बाद इनके कोई इंसानी हुकूक बाकी न बचे। इन हजारों नौजवानों की मॉब लिंचिंग आम हो गई। मुक्ति बाहिनी के जत्थे ढाका, चिटागांग, सलहट में जमातियों की बू सुनते फिरने लगे। जो इनके हाथ लगता गोली या बंदूक की संगीन घोंप कर मार दिया जाता। जो बच गए उन्हें जेलों में ठूस दिया गया। अलबत्ता चंद 100 अफराद नेपाल, बर्मा और असम के रास्ते जान बचाने में कामयाब रहे। नौजायदा रियासत में जमात इस्लामी और इस्लामी छात्रों बैन हो गई। कहते हैं ना कि शिकस्त यतीम होती है और कामयाबी के सब बाप बन जाते हैं। अल बदर के मामले में भी यही हुआ। मुक्ति बाहिनी की तो अल बदर से खार समझ आती है। पाकिस्तान में भी बाएं बाजू के दानिश्वर और सियासतदान जमात इस्लामी और जमीयत की दुश्मनी में अल बदर पर संगीन इल्जामात लगाने में पेश रहे। अल बदर पर हजारों बंगालियों के कत्लेआम और बंगाली खवातीन के रेप के इल्जामात लगाए जाने लगे। जमात इस्लामी वो जमात है जिसने अल बदर शब्द बनाई थी। जमात इस्लामी का दामन उनके खूनों से दागदार है। इसमें कोई शक नहीं कि रियासत पाकिस्तान ने हमेशा ईस्ट पाकिस्तान के मफादात का इस्तेसाल किया, इनके हुकूक को पामाल किया, लेकिन फिर भी
वो था तो ईस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सालमियत का दिफा क्यों ना किया जाता, स्पेशली जब मुक्ति बाहिनी इंडिया के सर्टिफाइड और एलानिया प्रॉक्सी बन चुकी थी। तो क्या आप खामोशी से तमाशा देखते रहते? क्या आप बिहारियों का जेनोसाइड देखते रहते और कुछ नहीं करते? हालात कुछ ऐसे हो चुके थे कि कुछ नहीं करना कोई ऑप्शन ही नहीं था, आपको साइड तो लेनी ही थी। और आपके सामने दो इंतहाई बुरे ऑप्शंस थे। और आज बांग्लादेश में होने वाले वाकयात इस बात का सबूत हैं कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। और सच पूछे तो असल गलती शायद उन दोनों पार्टीज की नहीं थी, असल गलती उसकी थी जिसने ईस्ट पाकिस्तान के हुकूक को गजब करने के लिए 1 यूनिट फार्मूला बनाया। गलती उसकी थी जिसने ईस्ट पाकिस्तान के फंड से जीटी रोड पर इंडस्ट्रीज लगाई। और गलती उन सब की थी जिन्होंने इलेक्शंस में वाज़े जीत के बावजूद मुजीबुर रहमान के मैंडेट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जरा सोचिए, उस वक्त मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का वजीर आजम बनने दे भी दिया जाता तो क्या कर लेता? जो भी करता यहिया खान से तो कम ही करता। क्या उसे इख्तिदार मिलने से बंगालियों के जज्बात ठंडे नहीं हो जाते? क्या इंडिया फिर भी मुक्ति बाहिनी के जरिए पाकिस्तान तोड़ने के एजेंडे पर कामयाब हो जाता? क्या टैंकों के बजाय मेज पर बैठकर बात करने से बात नहीं बन सकती थी? ये फैसला आप खुद करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एक और बात, जब आप सच छुपाएंगे तो झूठ को फलने फूलने का मौका मिलेगा। आपने मगरबी पाकिस्तान के अखबारात को मशरकी पाकिस्तान का सच छापने से रोका तो लोग बीबीसी और ऑल इंडिया रेडियो की बातों को सच जानने लगे। और आखिरी बात, मशरकी पाकिस्तान का सच सामने होता तो शायद अबुल आला मौदूदी भी अल बदर के कयाम की मंजूरी ना देते। आज सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आज दुनिया भर के मीडिया का कंट्रोल चंद सेठों या ताकतवर अफराद के हाथों से निकलकर आम लोगों के हाथ में जा चुका है। इंफॉर्मेशन के फैलाव का एक जमहूरी निज़ाम जिसे आम लफ्ज़ों में सोशल मीडिया कहा जाता है। और वो सोशल मीडिया गजा से लेकर डी चौक तक सब दिखा रहा है। पुराना निज़ाम जा रहा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। लेकिन जाते जाते अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक वो पुराना निज़ाम एक आखिरी जंग लड़ रहा है। एक ऐसी जंग जिसमें उसकी शिकस्त यकीनी है, क्योंकि सदा बादशाही सिर्फ मेरे सोने रब दी।